हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2017 की परीक्षा की शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, देवास में। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स देवास जिले में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। पूछा गया आपसे, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बंगाल गजट। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट था और बंगाल गजट को जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। पूछा गया आपसे, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। भारत का केरल राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर ओडिशा की राजधानी था। पूछा गया आपसे, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर ओडिशा की राजधानी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कटक। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कटक ओडिशा राज्य की राजधानी था और वर्तमान 2020 में ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा के सीएम है नवीन पटनायक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। पूछा गया आपसे, संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 250। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के किस जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर जिले में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है और तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, महानदी का मुख्य भाग किस राज्य में है। पूछा गया आपसे कि महानदी नदी का मुख्य भाग किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो प्रश्न है, महानदी नदी का मुख्य भाग किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ में। महानदी नदी का मुख्य भाग छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। पूछा गया आपसे, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण
किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शेरशाह सूरी ने। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था और इसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूछा गया आपसे हेपेटाइटिस बी के अभियान में भारत सरकार का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमिताभ बच्चन। हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध जो भारत सरकार का अभियान चलाया जा रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12, सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान ऐप का नाम क्या है? पूछा गया आपसे सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया आधार आधारित मोबाइल भुगतान ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है पहला समय, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन, तीसरा ऑप्शन है साक्षात और चौथा ऑप्शन है भीम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भीम। सरकार द्वारा भीम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से डिजिटल लेन देन किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है सुमित्रा महाजन। तो इसका राइट आंसर है 2017 के अनुसार उस समय लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी, लेकिन वर्तमान 2020 में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो कि राजस्थान राज्य से हैं। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, लोकसभा के पहले वक्ता कौन थे? पूछा गया आपसे लोकसभा के पहले वक्ता या अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले वक्ता या अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इन्हें जीबी मावलंकर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पूछा गया आपसे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था और भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 16, माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा ऑप्शन है होशंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है सीधी, चौथा ऑप्शन है शिवपुरी। प्रश्न है माधव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शिवपुरी में। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पूछा गया आपसे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? पूछा गया आपसे विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है असम। तो प्रश्न है विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असम राज्य ने अपनी विधानसभा असेंबली में जीएसटी कानून को सबसे पहले पारित किया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तिरुवनंतपुरम में। इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018, एनटीपीसी परीक्षा 2016, एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एमपी जेल प्रहरी परीक्षा 2018 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से तरल ईंधन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से तरल ईंधन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है डीजल, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस और चौथा ऑप्शन है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 डीजल एक तरल ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती है। पूछा गया आपसे ठंडे जलयुक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वायु में उपस्थित जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो ठंडी बोतलें होती हैं उसकी सतह के ऊपर जल वाष्पित होता है या जल की बूंदें इकट्ठी होती हैं, तो वह किस कारण से होती है। वायु में उपस्थित जो जल वाष्प होती है वह बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। खादीन बूंदी आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचना है जो कि निम्न के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है खादीन बूंदी आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचना है जिनका उपयोग किस लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जल संरक्षण के लिए। खादीन बूंदी आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जिनका उपयोग जल संरक्षण के लिए किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कि कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे किस कारण नहीं रोक सकता है। पहला ऑप्शन है आंत की अनैच्छिक प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है श्लेष्मा अस्तर, तीसरा ऑप्शन है लार स्त्रावण, चौथा ऑप्शन है आंत की ऐच्छिक प्रकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। कोई भी व्यक्ति जब भोजन को निगल लेता है तो उसे रोक नहीं सकता और यह किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर है आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो राइट आंसर होगा सेलुलोज की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। निम्न में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। पूछा गया आपसे निम्न में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उल्का पिंड। उल्का पिंड वे खगोलीय पिंड है जिन्हें उल्का के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27। एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है। पूछा गया आपसे एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है। पहला ऑप्शन है उपास्थि, दूसरा ऑप्शन है कंठरा, तीसरा ऑप्शन है स्नायु या लिंगामेंट, चौथा ऑप्शन है कंठरा और स्नायु दोनों से। तो प्रश्न है एक अस्थि अन्य अस्थि से किसके द्वारा संयोजित रहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्नायु के द्वारा। एक अस्थि अन्य अस्थि से स्नायु या लिंगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है। पूछा गया आपसे
मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? पहला ऑप्शन है बाह्य निषेचन, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक निषेचन, तीसरा ऑप्शन है बीजाणु रचना, चौथा ऑप्शन है क्लोनिंग। तो प्रश्न है मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आंतरिक निषेचन। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खालिस्तान में स्थित होते हैं। पूछा गया आपसे आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खालिस्तान में स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है भिन्न माध्यम में, दूसरा ऑप्शन है भिन्न समतल में, तीसरा ऑप्शन है समान समतल में और चौथा ऑप्शन है समान पृष्ठ पर। तो प्रश्न है आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खालिस्तान में स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 समान समतल में। एक परावर्तित पृष्ठ होता है, उस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक समतल में स्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, नाभिक का क्या कार्य होता है? पूछा गया आपसे नाभिक का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। पूछा गया था आपसे नाभिक का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस परीक्षा 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2019, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स के जीके और साइंस के क्वेश्चंस के वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।